वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 साइंस का थर्ड चैप्टर और इस चैप्टर की एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 3.2 टिश्यूज फॉर ग्रोथ इन प्लांट्स। चलिए ऐसे टिश्यूज के बारे में जानते हैं जो प्लांट में ग्रोथ कराते हैं, मतलब जिनकी वजह से प्लांट ग्रो कर पाता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ स्मॉल सीडलिंग ग्रोज इनटू अ टॉल ट्री। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक स्मॉल सी सीडलिंग क्या होती है। देखो, जब सीड बर्स्ट करती है उसके अंदर से छोटा सा प्लांट निकलता है, उसी को हम सीडलिंग कहते हैं। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि एक छोटी सी जो सीडलिंग है वो ग्रो करके एक टॉल ट्री में कन्वर्ट हो जाती है। रूट ग्रोज डीप इनटू द सॉइल। इसी तरह से जो रूट्स हैं वो ग्रो करके मिट्टी में और गहराई तक चली जाती है, मतलब रूट्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। स्टेम्स बिकम थिकर विद टाइम। टाइम के साथ साथ जो स्टेम है वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। स्टार्टिंग में देखते हो जब प्लांट छोटा सा रहता है तो जैसे ये लैंड है और ये स्टेम है, पतली सी रहती है ना। फिर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये जो स्टेम है इसकी थिकनेस इंक्रीज होती चली जाती है, मतलब जो प्लांट है वो और मोटा होता चला जाता है। एंड ग्रासेस ग्रोज अगेन आफ्टर बीइंग ईटन बाय ग्रेजिंग एनिमल्स। इसी तरह से जो ग्रासेस हैं वो फिर से ग्रो हो जाती हैं जब उसको कोई ग्रेजिंग एनिमल ईट कर जाता है। तो कोई कैटल है, घास खा गया तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद वो जो घास है फिर से ग्रो हो जाती है। तो कई तरीके की ग्रोथ हमको प्लांट में देखने को मिलती है। विच टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज चेंजेस। अब ये जो चेंजेस हमको देखने को मिलता है उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज। देखो, प्लांट कई तरीके से ग्रो करता है, मतलब कई तरीके की ग्रोथ हमको प्लांट में देखने को मिलती है। यानी जब हम ये कहते हैं प्लांट ग्रो कर रहा है तो उसमें ये चीज़ें होती हैं। पहला है इंक्रीज इन लेंथ का इंक्रीज होना। जैसे स्टेम की हाइट, स्टार्टिंग में प्लांट छोटा सा होता है ना, उसकी हाइट कम होती है। फिर टाइम के साथ साथ जो उसके अंदर ग्रोथ होती है तो उसकी हाइट इंक्रीज हो जाती है। स्टार्टिंग में तो वो बड़ा छोटा सा होता है लेकिन फिर वो हमसे भी बड़ा हो जाता है। एंड डेप्थ ऑफ रूट्स। इसी तरह से जब प्लांट छोटा होता है तो उसकी जो रूट्स हैं वो भी छोटी होती हैं। टाइम के साथ साथ रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, रूट्स और गहराई तक मिट्टी में चली जाती हैं। फिर दूसरा है इंक्रीज इन गर्थ, दैट इज थिकनेस ऑफ स्टेम। जब प्लांट छोटा सा रहता है तो उसकी जो स्टेम है वो काफ़ी पतली सी होती है, लेकिन टाइम के साथ साथ स्टेम की जो थिकनेस है वो इंक्रीज हो जाती है, यानी जो गर्थ है वो इंक्रीज हो जाती है। गर्थ बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पर मैं एक ट्री ड्रॉ करता हूँ तो ऐसे अगर गोलाई में इसकी लेंथ हम मेज़र करें तो उसी को गर्थ कहा जाता है। अब जैसे ये ट्री है, इसकी ट्रंक को ऐसे कट कर दिया गया। अब इस ट्री की अगर हम थिकनेस की बात करें तो ये है, ये जो डायमीटर है वही इसकी थिकनेस है, वही जो गर्थ है वो बेसिकली ये पूरी लेंथ है। ये आप जो पूरा देख रहे हो, मतलब ये जो पूरा सरकमफ्रेंस है वही ट्री की गर्थ होती है। तो गर्थ और थिकनेस ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। हाँ, गर्थ का जो साइज है वो थिकनेस पे डिपेंड करता है, क्योंकि थिकनेस बेसिकली क्या है, डायमीटर है, और सरकमफ्रेंस की वैल्यू डायमीटर पे डिपेंड करती है। तो स्टेम की अगर थिकनेस इंक्रीज होगी, जैसे अभी थिकनेस ये है, अगर थिकनेस इंक्रीज हो जाए मतलब ये इतना हो जाए तो जो गर्थ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। एंड रीग्रोथ आफ्टर कटिंग द ब्रांचेस और ग्रेजिंग बाय एनिमल्स। फिर तीसरे तरीके की ग्रोथ जो हमको प्लांट में देखने को मिलती है वो है रीग्रोथ। जब ब्रांचेस को हम कट कर देते हैं या फिर प्लांट को एनिमल ने ग्रेज कर लिया, खा लिया, तो भी देखते हो फिर से प्लांट ग्रो करने लगता है ना, दैट इज रीग्रोथ होने लगती है। तो वो भी एक तरह की ग्रोथ है। तो तीन तरीके की ग्रोथ कौन सी है, एक तो लेंथ का इंक्रीज होना जिसमें स्टेम की हाइट इंक्रीज होती है, मतलब ओवरऑल प्लांट की जो हाइट है वो इंक्रीज होती है, जो रूट है वो और गहराई तक चली जाती है। दूसरा, जो प्लांट की थिकनेस है वो इंक्रीज होती है, यानी उसका जो गर्थ है वो इंक्रीज होता है। फिर अगर ब्रांचेस को या प्लांट के किसी पार्ट को हम कट कर दें तो वापस से वो ग्रो हो जाता है, यानी रीग्रोथ। तो ये तीन तरीके की ग्रोथ हमको देखने को मिलती है। दिस ग्रोथ रिक्वायर्स एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट टुगेदर फॉर्म अ टिश्यू कॉल्ड अ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब इन ग्रोथ को कराने के लिए हमको ऐसे सेल्स की जरूरत पड़ेगी जो एक्टिवली डिवाइड करें। अभी एक्टिवली डिवाइड का मतलब क्या है, मतलब डिवाइडिंग सेल तो समझ में आ रहा है कि ऐसे सेल्स जो डिवाइड करें, मतलब 1 से 2, 2 से 4 सेल इस तरह से बनते जाएं। लेकिन एक्टिवली का मतलब क्या है, देखो कुछ सेल ऐसे होते हैं जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं कॉन्टिन्यूअसली। डिवाइड करने का रेट कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब स्लो डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा डिवाइड हो रहे हैं, फेवरेबल कंडीशन मिली ज़्यादा डिवाइड करने लगे, लेकिन हर वक्त डिवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे सेल्स को हम कहते हैं एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। जैसे कि प्लांट में वो सेल्स जो कि लेंथ को, गर्थ को इंक्रीज कराते हैं, रीग्रोथ कराते हैं, वो कैसे सेल्स होते हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। वही जैसे हम एग्जाम्पल लें मसल सेल्स का, तो मसल सेल भी डिवाइड करता है, लेकिन ऐसा नहीं हर वक्त डिवाइड करता चला जा रहा है। जब ज़रूरत होगी तब वो डिवाइड करेगा, अदरवाइज अपना काम करता रहेगा। मसल सेल का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, वो अपना काम कर रहा है। अगर ज़रूरत पड़ी तो वो डिवाइड करेगा। तो ऐसे सेल को हम कहेंगे कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल नहीं है, हर वक्त डिवाइड नहीं करा जा रहा है। लेकिन ये सेल जिनकी हम बात करने वाले हैं अभी, वो कैसे हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल।
तो ग्रोथ कराने के लिए रिक्वायर होगा कौन? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। और वो सारे सेल मिलके क्या बनाएंगे? एक टिश्यू बनाएंगे जिसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब प्लांट में जो ग्रोथ होती है ना, उसको प्लांट का हर सेल नहीं कराता, बल्कि स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। उन्हीं सेल का जो कॉम्बिनेशन है उसी को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यही प्लांट में ग्रोथ कराते हैं। लेट अस एक्सप्लोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कई तरह के हैं। चलिए एक एक करके जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एपिकल मेरिस्टेम की। हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन लेंथ? अब जो प्लांट्स है ना, उनकी लेंथ में कैसे ग्रोथ होती है? लेंथ में मतलब स्टेम की जो हाइट है, रूट की जो डेप्थ है, वो कैसे इंक्रीज होती है। लेट अस स्टडी द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन एन अनियन बल्ब। चलिए अनियन बल्ब में रूट की जो ग्रोथ है उसको स्टडी करते हैं, तो वहां से हमको चीजें समझ में आएंगी। एक्टिविटी 3.1 लेट अस डिजाइन एक्सपेरिमेंट्स। आपको 2 ग्लास जार्स या फिर कपलिंग जार्स ले लेने हैं। ये इस तरह से होते हैं कपलिंग जार्स, और उसको वाटर से फिल कर देना। 2 अनियन बल्ब्स ले लो, मतलब 2 प्याज ले लो। एक एक प्याज को एक एक जार के ऊपर रख दो, जैसा कि आपको फिगर में दिखा रहा है। अब रूट की ग्रोथ को ऑब्जर्व करो दोनों ही बल्ब के अंदर कुछ दिनों तक। मेजर द लेंथ ऑफ रूट्स ऑन डे 1, डे 2 एंड डे 3। रूट की जो लेंथ है उसको रोजाना आपको मेजर करना है। पहले दिन क्या लेंथ थी, दूसरे दिन क्या लेंथ थी, थर्ड डे, इस तरह से रोजाना आपको लेंथ को मेजर करना है। ऑन डे 3 कट द रूट टिप्स ऑफ अनियन बल्ब इन जार बी बाई अबाउट 1 सेंटीमीटर। डे 3 को आपको रूट की टिप को कट करना है उस अनियन बल्ब की जो कि जार बी के ऊपर रखा है। ध्यान रखना, दोनों को ना कट कर देना। जार ए वाला वैसे ही रहने दो। जार बी के ऊपर जो अनियन रखा था आपने, उसकी रूट की टिप को 1 सेंटीमीटर कट कर देना है। मतलब ऐसे इसकी रूट्स हैं तो नीचे से 1 सेंटीमीटर पे ऐसे कट कर देना है। तो इस तरह से आपको रूट की टिप को कट कर लेना है। आफ्टर दिस ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ रूट्स इन बोथ द जार्स, मेजर दियर लेंथ। अब कट करने के बाद फिर से आपको ऑब्जर्व करना है रूट की ग्रोथ को दोनों ही जार के, उनकी लेंथ को भी आप मेजर करो। फॉर 4 मोर डेज, यानी डे 4 ऑनवर्ड्स, रूट की टिप को कट करने के और 4 दिन तक आपको ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। मतलब डे 4 से 4 दिन और, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, ये 4 दिन तक और आपको ग्रोथ को ऑब्जर्व करना है। एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 3.1। और यहाँ पर जो आपको टेबल 3.1 दिया है उसके अंदर आपको रिकॉर्ड कर लेना है। यहाँ देख सकते हो लेंथ ऑफ अनियन रूट सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बल्ब, यानी रूट की लेंथ कितनी है ये आपको मेजर करना है। यहाँ पर आपको डे दिया हुआ है, डे 1 को क्या लेंथ है, डे 2 इस तरह से। फिर किस जार की बात कर रहे हैं, वो अनियन बल्ब जो जार ए के ऊपर रखा है, वो जो जार बी के ऊपर रखा है। तो इस हिसाब से आपको टेबल फिल करना है। अब यहाँ पर नीचे आपको ये चीज़ ग्राफ से भी दी है, लेकिन जैसा कि हमको एक्टिविटी में कह रहा है कि डे 3 को आपको कट करना है रूट की टिप को, लेकिन ग्राफ में अगर आप देखोगे ना तो टिप को कट किया जा रहा है डे 4 को, क्योंकि डे 4 को जार बी के ऊपर जो अनियन रखा है उसकी रूट की जो लेंथ है वो ये थी, और डे 4 को ही यहाँ पहुँच गई सीधे 1 सेंटीमीटर कम, मतलब डे 4 को कट किया गया है। तो यहाँ थोड़ा सा आपको चेंज करना है, बेसिकली डे 3 ना होके यहाँ डे 4 होना चाहिए, तभी उसी हिसाब से ग्राफ सही होगा। मतलब या तो आप ग्राफ में करेक्शन कर लो या यहाँ करेक्शन कर लो। यहाँ करेक्शन करना सिंपल है। अब देखो यहाँ पर जो ग्राफ प्लॉट है उसी का यूज करके आप इसको फिल कर सकते हो। अब यहाँ पर जो ब्लू कलर वाला ग्राफ है वो जार ए का है और ब्राउन वाला जार बी का है। तो किस डे को क्या लेंथ थी उसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़ा है, बस उसी का यूज करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो एक्स एक्सेस पे डेज है और वाई एक्सेस पे लेंथ ऑफ द रूट इन सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बल्ब। रूट की लेंथ की जो वैल्यू है वो आपको वाई एक्सेस पे दी है। अब यहाँ पर क्या स्केल चूज की गई है पहले इसको हम देखते हैं। तो सबसे नीचे वाली जो लाइन है वो 0 की होती है, उसके बाद ये आपको दिखा रहा है 0.5। इसके बीच में आप देख सकते हो 5 डिविजन्स हैं, मतलब हर एक डिवीजन 0.1 सेंटीमीटर को शो कर रहा होगा। ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5 ये आपको ऑलरेडी मार्क करके दिया हुआ है। तो अब यहाँ से देख सकते हो डे 1 को अगर दोनों जार पे रखे हुए अनियन बल्ब की लेंथ की बात करें तो वो सेम है, दैट इज ये वाला पॉइंट। अब इस पॉइंट पे रूट की लेंथ क्या है, तो उसके लिए वाई एक्सिस की तरफ हम जाएंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो यहाँ पहुंचेंगे 0, 0.1, ये 0.2, तो इसकी वैल्यू हो गई 0.2 सेंटीमीटर। अब डे 2 की अगर बात कर ले तो जार ए का आप देखो बिल्कुल ऐसे हम जाएंगे परपेंडिकुलर, तो यहाँ पहुंचेंगे 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। वहीं जार बी की बात कर ले तो उसका पॉइंट ये है जो कि ब्राउन वाली लाइन पे है। यहाँ से बिल्कुल ऐसे अगर हम आए परपेंडिकुलर तो यहाँ पहुंचेंगे इसके जस्ट नीचे 0.7। मतलब डे 2 को जार ए वाले अनियन के रूट की जो लेंथ है वो 0.8 सेंटीमीटर और बी वाले की 0.7 सेंटीमीटर। डे 3 की बात कर ले तो यहाँ पर देखो ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना 1.5, 1.6, 1.7, ये क्या होगा 1.8।
ब्राउन वाला ग्राफ देखो, उस पर आपको डे 3 में ये पॉइंट मिलेगा, मतलब जार बी का, तो उसकी वैल्यू के लिए ऐसे बिल्कुल परपेंडिकुलर आओ वाई एक्सेस पे, तो ये आपको 1.6 मिलेगा। अब डे 4 की अगर बात कर ले तो ब्लू वाली लाइन पे हमको ये पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर जो लेंथ है वो 2.9। जार बी की बात कर ले तो ये पॉइंट आपको मिलेगा डे 4 पे, यहाँ पर आप वैल्यू देखो तो है 2.6, लेकिन डे 4 को हमने 1 सेंटीमीटर रूट को कट कर दिया, तो डे 4 को ही उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, तो ये यहाँ पर आ गया पॉइंट। अब इस पॉइंट का आप देखो लेंथ क्या आ रही है, तो आप पहुंचोगे यहाँ पर, दैट इज 1.6 पे। तो डे 4 को 2.6 थी, लेकिन जब हमने कट किया 1 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, 1.6 हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर इस ग्राफ से शो कर रहा है। अब इसी तरह से आगे के डेज का आप निकाल सकते हो। जार ए की बात कर ले तो डे 5 को ये पॉइंट आपको मिलेगा, जार बी में आपको ये पॉइंट मिलेगा। इसी तरह से डे 6 पे जार ए वाले अनियन की जो रूट की लेंथ है वो इंक्रीज हो गई, यहाँ पहुँच गई, डे 7 को यहाँ पहुँच गई, तो ये तो अपना इंक्रीज हो रही है। लेकिन जो जार बी के ऊपर हमने अनियन बल्ब रखा था उसकी रूट जब हमने 1 सेंटीमीटर कट कर दी तो लेंथ हो गई थी 1.6। तो देखो डे 5 को भी वही है, यहाँ से आप वैल्यू देखो 1.6 पे जाएगा, डे 6 पे देखो वही 1.6 सेंटीमीटर, डे 7 पे भी वही है। यानी जार बी वाले अनियन की जो रूट है उसकी लेंथ इंक्रीज होना बंद कर दी जब हमने उसकी टिप को 1 सेंटीमीटर कट कर दिया तब। हाँ, तो ये टेबल मैं आपको फिल करा देता हूँ। वैल्यूज़ तो खैर मैंने आपको बताई थी, डे 1 को 0.2, वैल्यूज़ तो सारी सेंटीमीटर में ऑलरेडी है, तो यूनिट यहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है ना सेंटीमीटर। बी वाले रूट की भी वही लेंथ थी, डे 2 को ए की हो गई 0.8 और बी की 0.7, डे 3 को 1.8 और 1.6, डे 4 को ए की 2.9। बी की बात कर लें तो वैसे तो 2.6 थी, लेकिन फिर बाद में कितनी हो गई 1.6, ऐसे लिख देना आफ्टर कट। डे 5 को ए की 3.8, लेकिन बी की लेंथ इंक्रीज होना बंद कर दी, वही 1.6। डे 6 को आप ग्राफ में देखोगे तो 4.9, डे 7 में 5.8, लेकिन बी की वही 1.6 ही है, वो चेंज होना बंद कर दी। वॉट ट्रेंड डू यू ऑब्जर्व इन द डाटा यू रिकॉर्डेड इन टेबल 3.1? अब टेबल में जो हमने डाटा रिकॉर्ड किया उससे कोई ट्रेंड आपको समझ में आ रहा है, यानी कोई पैटर्न बनते हुए दिख रहा है? आर योर ऑब्जर्वेशन सिमिलर टू दोज प्रेजेंटेड इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन? क्या आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो उसके सिमिलर है जैसे कि ग्राफ में रिप्रेजेंट किया गया है? तो ग्राफ ही की वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर प्लॉट किया है। अगर आप खुद से एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके हिसाब से आप वैल्यू फिल कर सकते हो। वॉट डू यू इन्फर? यहाँ से क्या बात समझ में आई, क्या रिजल्ट आपको मिला? तो पहली बात ये, रूट्स इन जार ए कॉन्टिन्यू टू ग्रो इन लेंथ, उनकी लेंथ कॉन्टिन्यूसली ग्रो करती रही। वहीं अगर उन रूट्स की बात करें जो जार बी के अंदर थी, वो क्या हो गई, स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर द टिप्स आर कट। जब हमने टिप का 1 सेंटीमीटर कट कर दिया तो उसके अंदर ग्रोथ रुक गई। दिस शोज दैट रूट्स ग्रो ओनली फ्रॉम देयर टिप्स। तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि रूट्स की जो ग्रोथ है वो उनकी टिप से होती है, मतलब जो एंड वाला पार्ट है वहाँ से होती है। जैसे मैं अगर रूट को ड्रॉ करूँ तो इसकी जो ग्रोथ है वो उसके टिप वाले पार्ट से ही होती है, मतलब यहीं पर कुछ ऐसे सेल्स प्रेजेंट हैं जो डिवाइड करते हैं और ग्रोथ कराते हैं। तो टिप वाला पार्ट जब हमने कट कर दिया तो यहाँ पर बीच में सेल्स तो प्रेजेंट हैं, लेकिन उनके अंदर वो एबिलिटी नहीं होगी कि वो डिवाइड कर सकें, क्योंकि ग्रोथ किस वजह से होती है, सेल के डिवीजन से ना। द टिप्स कंसिस्ट ऑफ सेल्स विच डिवाइड कॉन्टिन्यूसली। तो यही बात मैंने आपको बताई कि टिप्स के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जा रही है। यू मे रिकॉल ऑब्जर्विंग माइटोसिस इन अनियन रूट टिप्स इन चैप्टर 2 सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। तो सेकेंड चैप्टर में हमने अनियन रूट की टिप को माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था। बेसिकली हम वहाँ पर यह ऑब्जर्व कर रहे थे कि सेल का डिवीजन कैसे होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो वहाँ पर हमको डिवीजन का अलग अलग फेज देखने को मिला था कि सेल जब डिवाइड होता है तो किन स्टेजेस से वो गुजरता है। दिस ऑब्जर्वेशन कन्फर्म्स दैट रूट टिप्स कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। अब ये जो ऑब्जर्वेशन हमको यहाँ पर हुआ वो इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि रूट टिप के अंदर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, मतलब ऐसे सेल्स जो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते जा रहे हैं। सिमिलरली शूट्स टिप ऑल्सो कंटेन एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स दैट हेल्प द शूट्स टू ग्रो इन लेंथ। अभी जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं वो सिर्फ रूट की टिप में ही प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि जो शूट है, मतलब प्लांट का 2 पार्ट होता है ना, एक ज़मीन के अंदर जो है वो रूट हो गया और ज़मीन के बाहर जो पार्ट होता है वो पूरा शूट होता है। तो शूट की जो टिप्स हैं वहाँ पर भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से जो शूट्स है वो ग्रो कर पाता है लेंथ में। तो यहाँ इस इमेज में देखो, ये हमने देख लिया कि रूट की जो टिप्स हैं, मतलब बिल्कुल एंड वाला जो पार्ट है, वहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते जाते हैं और रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ऐसे ही सेल जो शूट है
प्लांट का वो पार्ट जो मिट्टी के बाहर है, ये पूरा, ये शूट कहलाता है। तो इस शूट की जो टिप है, जैसे यहाँ इमेज में आप देख सकते हो, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पर भी एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होते हैं। वो डिवाइड करते जाते, ढेर सारे सेल आते जाएंगे और इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। इस तरह से प्लांट की जो हाइट है वो इंक्रीज होती है। Thus we conclude that plants have growth zones at the tips of their roots and shoots called the apical meristems। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्लांट्स में ग्रोथ जोन्स होते हैं, मतलब ऐसे रीजन होते हैं, ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ पर ग्रोथ होती है, और ये जो जोन्स हैं वो रूट्स और शूट्स की टिप में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं जोन्स को हम एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं, विच हेल्प द प्लांट्स ग्रो इन लेंथ। और ये जो एपिकल मेरिस्टेम है वो हेल्प करते हैं प्लांट की उनकी लेंथ के ग्रोथ में, मतलब इन्हीं की वजह से प्लांट की जो लेंथ है, आइदर शूट की जो लेंथ है या रूट की जो लेंथ है, वो इंक्रीज इन्हीं एपिकल मेरिस्टेम की वजह से होती है। मतलब इन्हीं में जो सेल्स प्रेजेंट है वही कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करके लेंथ को इंक्रीज कराते हैं। तो ये तो हो गया एपिकल मेरिस्टेम के बारे में। अब चलिए दूसरे तरह का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लैटरल मेरिस्टेम। हाउ डू प्लांट्स ग्रो इन गर्थ। अब प्लांट की जो गर्थ है उसमें कैसे ग्रोथ होती है, मतलब प्लांट की स्टेम की जो थिकनेस है वो कैसे इंक्रीज होती है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। लुक एट योर सराउंडिंग्स। अपने आसपास देखो। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द स्टेम्स ऑफ डाइकॉट प्लांट्स नॉट ओनली ग्रो इन लेंथ बट ऑल्सो इंक्रीज इन डायमीटर और गर्थ ओवर टाइम। आपने डाइकॉट प्लांट की स्टेम को तो ऑब्जर्व किया होगा। अच्छा, क्या आप जानते हो डाइकॉट प्लांट क्या होता है? ग्रेड 6 में पढ़ा होगा, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये ग्रेड 6 की बुक है, इसमें आपने पढ़ा होगा कि जो सीड्स हैं वो दो तरह की होती है, डाइकॉट और मोनोकॉट। डाइकॉट में क्या होता है, सीड दो पार्ट में होती है, लेकिन वो लेयर के अंदर बंद होती है। जैसे आपने चना देखा होगा, चने का अगर छिलका अलग करो तो वो सीड दो पार्ट में हो जाती है कि नहीं? तो बेसिकली दो पार्ट होता है, लेकिन वो कवर से बंद रहता है, मतलब उसके अंदर दो कॉटिलेडॉन्स होते हैं। तो ऐसी सीड्स को हम डाइकॉट कहते हैं। जिन प्लांट में ऐसी सीड होती है उसको डाइकॉट प्लांट कहते हैं। वहीं ये राइट वाली फिगर में देखो, ये मेज है, ये एक सिंगल सीड है, मतलब इसमें सिंगल कॉटिलेडॉन होता है, तो इसको हम मोनोकॉट कहते हैं। तो डाइकॉट प्लांट की स्टेम को तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उसकी सिर्फ लेंथ ही इंक्रीज नहीं होती, बल्कि जो डायामीटर है या हम कह सकते हैं जो गर्थ है, अभी मैंने आपको बताया था ना, डायामीटर या थिकनेस और गर्थ में डिफरेंस होता है। जैसे ये वाली फिगर में देखो, यहाँ पर एक ट्री को कट किया गया है, ऊपर से देख रहे हैं, तो डायामीटर तो ये होता है, या इसी को हम थिकनेस भी कहते हैं। लेकिन गर्थ क्या होता है, ये पूरी जो बाउंड्री वाली लेंथ है इसको गर्थ कहते हैं, मतलब सरकमफेरेंस। और ऑब्वियस सी बात है, सरकमफेरेंस तो डायामीटर पे डिपेंड ही करता है। अगर डायामीटर इंक्रीज होगा तो गर्थ भी ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगी। तो डाइकॉट प्लांट की जो स्टेम है उनकी लेंथ भी इंक्रीज होती है, डायामीटर भी इंक्रीज होता है, यानी गर्थ भी इंक्रीज होता है टाइम के साथ साथ। व्हाट कॉजेज दिस इंक्रीज इन गर्थ। अब गर्थ में इंक्रीज किस वजह से होता है? वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मे बी द एक्टिविटी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इसका जो दिया जा सकता है वो ये कि यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं वो ये काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से जो गर्थ है वो इंक्रीज हो रही है। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, सेल डिवाइड करके ढेर सारे सेल हो जाएंगे तो साइज इंक्रीज हो जाएगा। इफ यू हैव विजिटेड अ टिम्बर यार्ड और ऑब्जर्व द कट ट्रंक ऑफ अ ट्री, यू मे हैव नोटिस्ड सेवरल रिंग लाइक पैटर्न्स ऑन द कट सरफेस ऑफ द वुड। अगर आपने टिम्बर यार्ड विजिट किया है, टिम्बर यार्ड मतलब ऐसी जगह जहाँ पर फॉरेस्ट वगैरह से लकड़ी कट के आती है, वहाँ उसकी प्रोसेसिंग वगैरह होती है, फिर अलग अलग जगह पर सप्लाई होती है, मतलब जहाँ पर भी वुड की ज़रूरत होती है। जैसे फर्नीचर वगैरह हो गया, तो फर्नीचर वाली जो इंडस्ट्रीज़ हो गई, कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है वुड, तो अलग अलग जगह वहाँ से सप्लाई होता है, तो वहाँ बहुत ढेर सारी लकड़ी कट के आई होती है। तो अगर आपने वहाँ विजिट किया है या फिर कोई ट्री है उसके ट्रंक को कट कर दिया गया हो, उसको अगर आपने ऑब्जर्व किया हो, तो वहाँ पर आपको रिंग लाइक पैटर्न्स देखने को मिला होगा। मतलब वुड की जो कट वाली सरफेस है जहाँ से उसको कट किया गया है, उस रीजन को आप देखोगे तो वहाँ रिंग लाइक पैटर्न आपको दिखेगा। जैसे आपको ये फिगर 3.4 में दिया है, TS यानी ट्रांसवर्सल सेक्शन ऑफ अ ट्री ट्रंक शोइंग एनुअल ग्रोथ रिंग्स। ट्रांसवर्सल सेक्शन का मतलब ये है कि जैसे ये आपका ट्री है इस तरह से, ठीक है, ये हमारी लैंड है, ज़मीन है, अगर बिल्कुल ऐसे हम कट कर दें 90 डिग्री पे और ये ऊपर का पार्ट हम हटा दें, तो ये ऐसे आपको दिखेगा, ऊपर का पोर्शन कट हो गया तो ये रीजन आपको दिखेगा, यही होता है ट्रांसवर्सल सेक्शन। तो ऊपर से अगर आप ऐसे इसको देखोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा जैसे कि आपको फिगर 3.4 में दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे ऐसे रिंग्स बनी हुई है, तो ये पैटर्न आपको ऑब्जर्व होगा। दीज आर एनुअल ग्रोथ रिंग्स। अब ये एनुअल ग्रोथ रिंग्स हैं, मतलब एक जो रिंग है ना वो 1 ईयर की ग्रोथ को शो कर रही है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम करके आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो, ये जो रिंग्स है वो एनुअल ग्रोथ रिंग है, मतलब किसी टाइम पे यहाँ पर थी, फिर सेल का डिवीजन हुआ, इस डायरेक्शन में ऐसे ग्रोथ हुई और ये यहाँ पहुँच गई, मतलब ये वाली रिंग आपको मिली। फिर उसके बाद इसके अंदर भी ग्रोथ होती गई,
और ये यहाँ इतनी थिकनेस पहुँच गई। तो ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रोथ है वो 1 ईयर की ग्रोथ है। इसी तरह से फिर अगले साल यहाँ से यहाँ तक ग्रोथ हुई, फिर नेक्स्ट ईयर यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक, यानी हर एक रिंग 1 ईयर की ग्रोथ को शो कर रही है। जैसे जैसे साल बीतता गया इसकी थिकनेस बढ़ती चली गई। तो नंबर ऑफ रिंग्स को काउंट करके उस ट्री की हम एज भी बता सकते हैं कि कितना साल पुराना है, क्योंकि हर एक साल में एक रिंग बननी है। एक और चीज़ यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि रिंग की जो थिकनेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। कहीं पर रिंग ज़्यादा थिक है, कहीं पर कम है। जैसे अगर इस वाली रिंग की बात कर लें तो इसकी थिकनेस ये है, वहीं अगर इस वाली रिंग की बात कर लें तो इसकी जो थिकनेस है वो कम है। तो रिंग की जो थिकनेस है वो हमेशा सेम नहीं रहती, कुछ ना कुछ थिकनेस में डिफरेंस आता है। ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशन पे। भाई ट्री को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ऐसी कंडीशन जो उसकी ग्रोथ में हेल्प करे, तो मस्त आराम से डिवाइड करेगा वो, यानी ज़्यादा सेल प्रोड्यूस होंगे, थिकनेस ज़्यादा इंक्रीज होगी, तो रिंग का जो साइज़ है वो बड़ा होगा, मतलब रिंग की जो थिकनेस है। वहीं अगर किसी ईयर बारिश कम हुई, उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिली ग्रोथ की, तो उस ईयर में जो थिकनेस है वो कम बढ़ेगी, मतलब रिंग का जो थिकनेस है वो कम होगी। तो रिंग की थिकनेस को देख के उस ईयर की इन्वायरमेंटल कंडीशन का भी आइडिया हम लगा सकते हैं। सम एनुअल रिंग्स आर वाइड एंड सम आर नैरो, ये मैंने आपको बता दिया, रिफ्लेक्टिंग द फेवरेबल और अनफेवरेबल ग्रोथ कंडीशन ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर ईयर। तो रिंग की जो थिकनेस है कि वो वाइड है कि नैरो है यानी पतली है, वो ये रिफ्लेक्ट कर रही है कि उस पार्टिकुलर ईयर में जो ग्रोथ कंडीशन थी वो फेवरेबल थी कि अनफेवरेबल। फेवरेबल होगी तो बढ़िया से ग्रोथ होगी, रिंग वाइड हो जाएगी। अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो रिंग नैरो होगी, पतली सी होगी। By counting these annual rings, scientists can estimate the age of a tree and also understand the climatic conditions under which it grew। ये भी मैंने आपको बताया कि रिंग को काउंट करके, क्योंकि एक रिंग 1 ईयर को शो कर रही है, मतलब ऑलमोस्ट एकदम एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि डेट से नापा जा रहा है, तो उससे साइंटिस्ट एक आइडिया लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि ट्री की एज क्या होगी और किस एनवायरमेंटल कंडीशन में वो ग्रो किया है, ये भी पता चल जाता है, मतलब रिंग की जो विड्थ है उसको देख के। अच्छा, ये एक फिगर रह गई थी, फिगर 3.3, लोकेशन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इन अ सैपलिंग। एक छोटा सा प्लांट है, उसके अंदर आपको एपिकल मेरिस्टेम की लोकेशन दिखाई जा रही है। तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ टॉप पे शूट एपिकल मेरिस्टेम प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर सेल का डिवीजन होगा और शूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर रूट की टिप पे प्रेजेंट होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम, यहाँ पर डिवीजन होगा तो रूट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। द इंक्रीज इन द गर्थ occurs ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स अरेंज्ड इन अ रिंग इन द स्टेम। हाँ, तो बात करते हैं ये जो गर्थ का इंक्रीज है वो किस वजह से होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल की वजह से। लेकिन वो सेल कैसे हैं, कहाँ प्रेजेंट है? तो देखो, ये जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल है जो गर्थ को इंक्रीज कराते हैं वो रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं स्टेम में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। दीज सेल्स डिवाइड एंड प्रोड्यूस न्यू सेल्स इनसाइड एंड आउटसाइड इन अ कंसेंट्रिक मैनर लीडिंग टू एन इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ स्टेम। तो ये जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स हैं वो रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं स्टेम में। यही सेल्स डिवाइड करते हैं और नए सेल प्रोड्यूस करते हैं। ये सेल या तो अंदर की तरफ आते हैं, मतलब वो जो रिंग बनी है उसके अंदर साइड, या फिर बाहर साइड। तो किधर भी जाते हैं वो अरेंज हो जाते हैं एक कंसेंट्रिक मैनर में, मतलब वो नए वाले जो सेल है वो भी एक सर्कुलर वे में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इस तरह से कि उसका सेंटर वही है जो उस डिवाइडिंग सेल का सेंटर है, और इस तरह से स्टेम का जो डायमीटर है वो इंक्रीज हो जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर हम स्टेम को कट करें और ऊपर से देखें तो स्टेम की जो गर्थ है वो ऐसे आपको दिखेगी। तो इसी में रिंग के फॉर्म में आप देख सकते हो ये कुछ सेल्स अरेंज्ड हैं। वैसे तो ट्री के अंदर पूरा हर जगह सेल प्रेजेंट है, यहाँ भी सेल है, अंदर की तरफ भी सेल है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उन सेल्स की जो एक्टिवली डिवाइडिंग है, जिनकी वजह से गर्थ इंक्रीज होती है। तो कैसे होती है वो आप समझो। तो ये रिंग के फॉर्म में ये सेल्स प्रेजेंट है। अब क्या होगा, सेल का डिवीजन होगा, यानी ये ऐसे सेल डिवाइड करेगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये सेल इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 2 सेल बन जाएगा। अब एक सेल तो इसी रिंग में रहेगा क्योंकि आगे भी और डिवीजन होना है। एक जो सेल है वो इस रिंग के बाहर चला जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर वाला सेल ऐसे चला आए और यहाँ पर ये अरेंज कर ले, इसी तरह से बाकी सब, या फिर ऐसा हो सकता है कि नीचे वाला ये इधर आ जाए, नीचे इस तरह अरेंज हो जाए। तो दोनों तरीके का मूवमेंट पॉसिबल है। सेल डिवाइड हुआ, डिवाइड करके या तो रिंग के बाहर चला जाएगा या अंदर की तरफ चला आएगा। तो डिवाइड करके नए जो सेल्स हैं वो इस तरह से बाहर अरेंज हो सकते हैं, या फिर डिवाइड करके अंदर की तरफ अरेंज हो सकते हैं। मतलब दोनों तरीके का मूवमेंट होता है। कभी डिवाइड करके सेल बाहर की तरफ चले जाते हैं, कभी अंदर की तरफ चले जाते हैं। ज़्यादातर अंदर की तरफ ही आते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप ये भी सोच रहे होगे, चलो बाहर चला जाता है, वहाँ से फिर थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, लेकिन वो सेल जो डिवाइड करके अंदर की तरफ आते हैं तो अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारे सेल प्रेजेंट हैं, मतलब स्पेस फील्ड है। तो ये नए सेल कहाँ पर फिट होते हैं?
तो देखो जब प्लांट छोटा होता है ना तो उसकी जो स्टेम है बड़ी सॉफ्ट सी होती है, अंदर जो सेल प्रेजेंट है ना वो उतने हार्ड नहीं होते, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो कंप्रेस हो सके, दब सके। तो वो सेल जो डिवाइड करके अंदर की तरफ आ रहे हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट सेल को कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं। इस तरह से स्टार्टिंग में जो छोटा सा प्लांट था उसकी स्टेम पहले जो सॉफ्ट थी, जब वो बड़ा ट्री हो जाता है तो उसकी जो स्टेम है वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है, क्योंकि सेल को एकदम ठूस के भर दिया जाता है। जैसे एक कॉटन लो, एक रुई लो, वो कैसी रहती है, बड़ी सॉफ्ट सी रहती है ना, लेकिन अगर उसको दबा के एकदम ठूस के कहीं भर दोगे तो वो भी समवॉट हार्ड हो जाती है। वही चीज़ यहाँ पर भी होती है कि अंदर की तरफ आने वाले सेल की वजह से स्टेम जो है वो और वुडी हो जाती है और हार्ड हो जाती है। तो ये मैंने आपको शो कर दिया कि गर्थ कैसे इंक्रीज होती है। एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो रिंग के फॉर्म में अरेंज होते हैं। ये सेल डिवाइड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं नए सेल्स, इनसाइड एंड आउटसाइड, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। जैसे ये रिंग है तो सेल ऐसे बाहर की तरफ रिंग के फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे अंदर की तरफ, लेकिन ये तीनों जो सर्किल है वो कंसेंट्रिक है, मतलब इसका सेंटर सेम है। तो कंसेंट्रिक मैनर में लीडिंग टू एन इंक्रीज इन डायमीटर। तो अगर बाहर की तरफ अरेंज होते जाएंगे तो डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा, और अंदर की तरफ अरेंज होने की वजह से भी डायमीटर इंक्रीज होता है, क्योंकि कंप्रेशन की एक लिमिट है ना। अंदर की तरफ सेल जनरेट हो रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, फिर एक टाइम आएगा भैया अब ना फिट हो पाएंगे, तो जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल की रिंग है वो भी और एक्सपैंड करती है, वो भी और फैलती है। तो वो जब फैलेगी तो उसकी वजह से भी डायमीटर इंक्रीज होगा। दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कॉल्ड द लैटरल मेरिस्टेम। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो गर्थ को इंक्रीज करा रहा है उसको हम क्या कहते हैं, लैटरल मेरिस्टेम। अब थर्ड टाइप का जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हाउ डू प्लांट्स ग्रो आफ्टर बीइंग कट। जब प्लांट को कट कर दिया जाता है तो फिर वो कैसे ग्रो करता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। वी हैव लर्न दैट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर प्रेजेंट एट द टिप्स ऑफ रूट्स एंड शूट्स। तो ये हमने पढ़ लिया कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है वो रूट्स और शूट्स की टिप्स में प्रेजेंट होते हैं। व्हाट डू यू थिंक हैपेंस टू द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इफ द टिप ऑफ अ यंग स्टेम इज कट। आपको क्या लगता है उस प्लांट की ग्रोथ को क्या होगा अगर एक यंग सी स्टेम की टिप को कट कर दिया जाए तो, मतलब स्टेम की टिप को अगर कट कर दें तो फिर क्या होगा, क्योंकि स्टेम की जो टिप है वहाँ पर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, वही उसकी लेंथ को, दैट इज प्लांट की जो हाइट है उसको इंक्रीज करा रहे हैं। अगर टिप कट हो जाएगा तो क्या होगा, द स्टेम स्टॉप्स ग्रोइंग इन लेंथ। स्टेम की जो लेंथ है उसमें ग्रोथ रुक जाएगी, बट न्यू ब्रांचेज अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ स्टेम। लेकिन नई जो ब्रांचेज है वो स्टेम के नोड से निकलने लगेंगी, जैसे कि आपको यहाँ फिगर 3.5 में दिया है, न्यू ब्रांचेज अराइजिंग फ्रॉम द नोड ऑफ अ स्टेम। यहाँ पर आप देख सकते हो ये टॉप वाला पोर्शन इसका कट कर दिया गया, तो बस ये अब यहाँ तक है, मतलब एपिकल मेरिस्टेम वाला जो पार्ट है वो रिमूव हो चुका, तो लेंथ में तो ग्रोथ होगी नहीं। लेकिन जहाँ पर नोड्स प्रेजेंट है वहाँ से नई जो ब्रांचेज है वो निकलने लगेगी। द इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटर नोड और जस्ट अबव द नोड। अब जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है, तो इसकी लोकेशन होती है नोड के जस्ट ऊपर या फिर जो इंटर नोड है उसके बेस पे। नोड और इंटर नोड के बारे में आपने ग्रेड 6 में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया है द नोड इज पॉइंट ऑन प्लांट स्टेम वेयर ब्रांचेज और लीव्स अराइज। प्लांट स्टेम का वो पॉइंट, वो जगह जहाँ से ब्रांचेज या लीफ निकलती है उसी को हम कहते हैं नोड। द पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड इंटर नोड। स्टेम का वो पार्ट जो दो नोड के बीच में होता है उसको हम कहते हैं इंटर नोड। चलो फिगर से मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक की ही फिगर है। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे इसकी बात कर ले तो यहाँ से ऐसे ब्रांच निकल ली, यहाँ पर ये लीफ है, इसी तरह से यहाँ से कई ब्रांचेज निकल ली हैं। तो जहाँ जहाँ से ब्रांचेज निकल रही हैं या नई लीफ निकल रही है वो सारे क्या है, नोड हैं। और दो नोड के बीच की जो स्पेस है, मतलब स्टेम का वो पार्ट जो दो नोड के बीच में है, जैसे यहाँ आपको शो कर रहा है, वो क्या है, इंटर नोड। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट आपको पता होना चाहिए, वरना पता चला मैं आपसे कह रहा हूँ कि शूट्स में ऐसा हो रहा है तो आप समझ ही ना पाओगे शूट क्या होता है, बर्ड क्या होता है, स्टेम, नोड। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको मालूम होगी तो चीज़ें आपके लिए आसान रहेंगी, अदरवाइज मैं साथ बताता तो रहता ही हूँ। हाँ, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम की हम बात कर रहे थे, तो ये कहाँ प्रेजेंट होता है, मैं इसी में दिखाता हूँ फिगर में। अब जैसे ये एक नोड है, ये एक नोड है, तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम नोड के जस्ट ऊपर प्रेजेंट हो सकता है, जैसे ये वाले नोड के जस्ट ऊपर, या फिर यहाँ जो नोड है उसके जस्ट ऊपर, जहाँ पर भी नोड है उसके जस्ट ऊपर, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं इंटर नोड के बेस में प्रेजेंट होता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इंटर नोड है तो इसके बेस में प्रेजेंट है कि नहीं, क्योंकि नोड के ऊपर से इंटर नोड स्टार्ट हो जाता है अगले वाले नोड तक। तो नोड के ऊपर का है या इंटर नोड का बेस का है, बात वही है। यू मे ऑल्सो हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन द हेज अराउंड अ गार्डन इज कट आफ्टर सम टाइम्स मोर ब्रांचेज अपीयर अगेन गिविंग द हेज अ बुशी अपीयरेंस। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा जब गार्डन के अराउंड जो हेज होता है, मतलब
जो हब या शब्स वगैरह ग्रो कराए जाते हैं ना गार्डन के अराउंड, जो गार्डन की बाउंड्री की तरह वर्क करता है या फिर एक डेकोरेटिव वे में उसको देखा जाता है। ये इस इमेज में देखो, ये बीच में रास्ता है और दोनों साइड में आप देख सकते हो ये जो चीज़ बनी है इसी को हम हेज कहते हैं। मतलब जो हर्ब्स या शब्स वगैरह का यूज़ करके इस तरह से जो प्लांट ग्रो कराए जाते हैं। तो ये जो प्लांट है उनके साथ क्या किया जाता है, इनके शूट की जो टिप है उसको कट कर दिया जाता है। तो लेंथ में तो इंक्रीज नहीं होते, लेकिन इनमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकल आती हैं, तो एक बुशी जैसा झाड़ीदार ये दिखता है। देख सकते हो कितना घना है। अगर स्टेम की टिप को ना कट करते तो ये हाइट में भी ग्रो होता, तो उस केस में इतनी ज़्यादा ब्रांचेस इसके अंदर ना होती, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट ये सॉइल से ले रहा है उसका यूज़ ब्रांचेस ग्रो कराने में तो कर ही रहा है, साथ में उसको हाइट के लिए भी, मतलब जो लेंथ है उसको इंक्रीज कराने में भी करना है। और दूसरी बात, एपिकल मेरिस्टेम का इफेक्ट भी होता है ब्रांचेस पे, वो उसको कंट्रोल में रखती है कि भैया हाइट इंक्रीज करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि तुम फैल जाओ और हम छोटे रह जाएं। तो ज़्यादातर इंक्रीज हाइट में ही देखने को मिलता है, इसीलिए कम ब्रांचेस होती हैं। लेकिन स्टेम की टिप को कट कर दिया तब उसका तो खेल खत्म, कोई रोकने वाला नहीं। तो ढेर सारी ब्रांचेस बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है और इस तरह से घना सा झाड़ी जैसा लुक आपको देखने को मिलता है। ग्रास ऑल्सो अपीयर आफ्टर सम टाइम्स बीइंग मोड, जैसे कि आपको फिगर 3.6 में दिया है। यहाँ फिगर में देख सकते हो लॉन मोइंग, तो ये मशीन से घास को काटा जा रहा है। तो जब घास काटी जाती है उसके कुछ टाइम के बाद फिर से घास उगाती है। एंड और ग्रेस्ड बाय एनिमल्स, इसी तरह से जब एनिमल्स वगैरह घास खा जाते हैं तो कुछ टाइम के बाद फिर से घास ग्रो हो जाती है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम एट द नोड्स ऑफ इट्स स्टेम। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी स्टेम के नोड पे इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट होती है। मतलब जैसे ग्रासेस की बात कर लें तो ये एक ग्रास है, ऊपर का हिस्सा एनिमल ने खा लिया, तो अब हाइट कैसे ग्रो हो, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है उससे वो ग्रोथ हो जाती है। दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कॉल्ड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो इस तरह के जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं जो प्लांट के कट होने या फिर ग्रेज्ड हो जाने के बाद फिर से उसकी ग्रोथ कराते हैं, ऐसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को हम इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहते हैं। दस प्लांट्स हैव 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। तो प्लांट में 3 तरीके के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। द एपिकल मेरिस्टेम लोकेटेड एट द रूट एंड शूट टिप्स इंक्रीजेज इट्स लेंथ। तो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में हमने क्या देखा था कि वो रूट और शूट की टिप्स में प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से उनकी लेंथ इंक्रीज होती है। द लैटरल मेरिस्टेम लोकेटेड अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ स्टेम्स इंक्रीजेज गर्थ। वही जो लैटरल मेरिस्टेम है वो स्टेम के सर्कमफ्रेंस के अलोंग प्रेजेंट होता है, जो उसकी गर्थ को इंक्रीज करता है। द इंटरकैलरी मेरिस्टेम लोकेटेड एट द बेस ऑफ सर्टेन प्लांट्स सच एज ग्रासेस हेल्प देम रीजनरेट आफ्टर कटिंग। वही जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है वो कुछ प्लांट के बेस में प्रेजेंट होता है, जैसे कि ग्रासेस हो गई, घास जहाँ से निकलती है एकदम नीचे वाला हिस्सा वहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो ऊपर से अगर घास को खा लिया जाए तो नीचे क्योंकि इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्रेजेंट है तो सेल डिवीजन की वजह से वो फिर से ग्रो हो जाएंगे। टुगेदर दीज मेरिस्टेम अकाउंट फॉर ग्रोथ इन लेंथ, गर्थ एंड ब्रांचिंग इन प्लांट्स। तो इन मेरिस्टेम को अगर हम मिला के देखें तो इनकी वजह से लेंथ में, गर्थ में ग्रोथ होती है और इसी के साथ साथ प्लांट में ब्रांचिंग भी होती है। द सेल्स ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर स्मॉल, हैव थिन सेल वॉल्स, अ लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड डेंस साइटोप्लाज्म विद मेनी ऑर्गेनल्स। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, क्योंकि देखो जो स्मॉल सेल है ना वो आसानी से डिवाइड हो जाता है। अगर कोई मोटा सा सेल होगा तो उससे काम नहीं हो पाएगा, वो कहेगा मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, मुझे आराम करने दो। मतलब जस्ट फन के लिए बता रहा हूँ। सेल स्मॉल रहेगा तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए छोटे होते हैं। थिन सेल वॉल क्यों होती है, देखो सेल वॉल का काम क्या है, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, लेकिन हमको तो सेल डिवीजन कराना है ना। अगर वॉल थिक होगी तो आसानी से डिवाइड नहीं हो पाएगा, सेल 2 पार्ट में ब्रेक नहीं हो पाएगा। पतली सेल वॉल होगी आसानी से ब्रेक हो जाएगा। फिर लार्ज और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्यों होता है, देखो न्यूक्लियस ही तो सारा चीज कंट्रोल कर रहा है, उसी के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल भरा हुआ है, उसको मल्टीपल कॉपीज बनानी है तो उसके पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, तो इसीलिए वो लार्ज होता है। अब इन सेल्स का जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस क्यों होता है, क्योंकि देखो सेल को डिवाइड करना है तो उसके लिए कुछ मटीरियल्स, कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है, तो उस एंजाइम्स के प्रेजेंट होने की वजह से साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है। अब मेनी ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया ये काफ़ी सारे होते हैं, क्योंकि सेल डिवीजन में एनर्जी रिक्वायर होती है, और एनर्जी कौन बनाता है, कौन है पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये रीज़न भी साथ में मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आपको फिर रट्टा ना मारना पड़े, क्या भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल स्मॉल होते हैं, थिन वॉल होती है, क्यों होती है, रीज़न ही बता दिया ताकि आपको चीज़ें याद रहें। वैक्यूल्स आर जनरली एब्सेंट एंड द सेल्स आर टाइटली पैक्ड विद लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेस। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स में जो वैक्यूल्स है वो आमतौर से एब्सेंट होते हैं, क्योंकि देखो वैक्यूल्स का काम क्या है, मटेरियल को स्टोर करके रखना, फूड हो गया, वेस्ट वगैरह हो गया।
अब भैया इनका काम सेल डिवीजन है, खाना पानी रख के कोई पार्टी नहीं करना है, चुपचाप से अपना सेल डिवीजन करो और पतली गली से निकल लो। तो इसीलिए इनको वैक्यूल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो बहुत कम या फिर नहीं होती, क्योंकि क्लोज पैकिंग की वजह से जो डिवीजन है वो एफिशिएंटली हो पाता है और एक तरह से सपोर्ट भी रहता है कि आसपास की जो सेल्स हैं वो उसके कांटेक्ट में है। मतलब बेसिक से रीज़न आप ये समझ लो, क्योंकि इसका एक्चुअल रीज़न की तरफ जाएंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझाने के लिए और भी बहुत कुछ समझाना होगा। इसीलिए बस इतना समझ लो कि अगर करीब करीब रहेंगे तो एक सपोर्ट रहेगा और ये डिवीजन में हेल्प करते हैं। इसीलिए इनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस कम होती है या नहीं होती, बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स हैं वो। These characteristics of meristematic tissue allow them continuous and rapid cell division। अब यही जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी की वजह से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो कॉन्टिन्यूसली और जल्दी जल्दी डिवीजन कर पाता है। Why do you think that the cells of meristematic tissues lack vacuoles? तो ये मैंने आपको बता दिया कि वैक्यूल्स क्यों नहीं होते, क्योंकि वैक्यूल्स का जो प्राइमरी फंक्शन है वो स्टोरेज है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, सेल डिवाइड करते जाओ, नए सेल्स बनाते जाओ। तो कुछ रखने उखने वाला सिस्टम अपने पास नहीं है। ड्यू टू कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एड्स न्यू सेल्स टू द प्लांट बॉडी। अब कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन की वजह से जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो नए सेल को ऐड करते हैं प्लांट बॉडी में। सम ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स रिमेन मेरिस्टेमेटिक व्हाइल अदर्स लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। अब जो नए सेल्स बन रहे हैं उनमें से कुछ तो मेरिस्टेमेटिक रहते हैं, मतलब वो फर्दर डिवीजन में हेल्प करेंगे, लेकिन कुछ जो नए सेल्स बन रहे हैं वो इस एबिलिटी को लूज कर देते हैं, मतलब वो मेरिस्टेमेटिक सेल के डिवीजन से ही बने हैं, लेकिन डिवाइड होने के बाद अब उनके पास वो एबिलिटी नहीं रह गई है कि वो भी डिवाइड कर सके। तो कुछ के पास रहती है, कुछ के पास नहीं रहती। द सेल्स दैट लूज द एबिलिटी टू डिवाइड अंडरगो चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड बिकम परमानेंट टिश्यूज। अब वो सेल्स जो डिवाइड करने की एबिलिटी को लूज कर देते हैं, उनके स्ट्रक्चर में और फंक्शन में चेंज आता है। भाई डिवाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, प्लांट बैठ के सोएंगे तो है नहीं कि खाओ पियो मस्त आराम से सो जाओ, हमारे पास तो कुछ काम ही नहीं है, क्या करें। या तो ऐसे सेल बनो कि डिवाइड करो, और डिवाइड नहीं कर रहे तो चलो अपना स्ट्रक्चर बदलो, फंक्शन बदलो और बन जाओ परमानेंट टिश्यूज। These cells become specialized to perform specific functions such as support, transport और storage। अब ये जो सेल्स है वो स्पेशलाइज हो जाते हैं, मतलब उनके अंदर स्पेशलिटी आ जाती है कि वो कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर सके, जैसे प्लांट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट देना हो, ट्रांसपोर्ट करना हो फूड या वाटर वगैरह का, कोई चीज़ स्टोर करके रखनी हो। दिस प्रोसेस बाय विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम्स स्पेशलाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब ये जो प्रोसेस है जहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, इसी को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी सेल डिफरेंशिएशन बेसिकली ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर सेल का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है, फंक्शन चेंज होता है, मतलब एक सेल से कई डिफरेंट तरीके के सेल बन जाते हैं जिनका स्ट्रक्चर अलग है, फंक्शन अलग है। इसी को कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बिकम्स परमानेंट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो परमानेंट बन जाते हैं एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब ये परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने एक नया चैनल बनाया है स्पेशली फॉर क्लास 9th एंड 10th, उसको भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, और क्लास 9th का जो व्हाट्सएप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लेना, अपडेट्स वगैरह वहाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू।